नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। एनएमसी ने न्यू रेगुलेशन का ड्राफ्ट इशू किया है। 27 फरवरी को उन्होंने पब्लिक के लिए पब्लिश किया है। इस पे सजेशंस उन्होंने इनवाइट किए हैं 30 डेज में। अगर इस ड्राफ्ट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखें तो इस ड्राफ्ट के अंदर में उन्होंने 6 चैप्टर्स रखे हैं और इस 6 चैप्टर्स में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका असर मेडिकल एजुकेशन में लॉन्ग टर्म में आएगा। वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो डिटेल से इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस ड्राफ्ट के 6 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है प्रीलिम्स। इस चैप्टर में इन्होंने टाइटल की बात की है कि इसका शॉर्ट टाइटल होगा GMER, ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023। इसके बाद उन्होंने कमेंसमेंट की बात की है। कमेंसमेंट के लिए उन्होंने कहा है कि जब ये ऑफिशियल गजट हो जाएगा उस दिन से ये कमेंस होगा। तो उसके लिए इन्होंने पहले इस ड्राफ्ट के साथ 30 डेज का टाइम दिया है लोगों को कमेंट करने का। तो ये लगभग 28 मार्च तक पब्लिक से कमेंट इस ड्राफ्ट के ऊपर में मंगा रहे हैं। तो आप उम्मीद रखिए कि ये अप्रैल में एज ए गजट आएगा। फिर उन्होंने डेफिनेशन की बात की है कि किस चीज़ का क्या मीनिंग है। नीट यूजी क्या है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन क्या है, यूनिवर्सिटी क्या है। तो वो सिंपल बातें हैं। इसके बाद चैप्टर 2 जो है, चैप्टर 2 में इन्होंने जनरल कंसिडरेशन की बात की है। जनरल कंसिडरेशन के अंदर में 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 4, 5, 6, 7, 8। पॉइंट नंबर 4 के 7 सब पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट नंबर 4 को पहले देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ के क्या ड्यूटीज़ होंगी, यूनिवर्सिटीज़ को क्या करना है। तो यूनिवर्सिटी को एक एप्रोप्रिएट करिकुलम डेवलप करना है। यूनिवर्सिटी को क्लिनिकल और प्रैक्टिकल स्किल की ट्रेनिंग देनी है। पॉइंट नंबर सी में जो इन्होंने कहा है, एक यहाँ पर ये पॉइंट नंबर सी है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। इनकरेज स्टूडेंट टुवर्ड्स सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग which will impact an adequate basic knowledge of human health, including indigenous system of healthcare in India. Yoga and spiritual aspects are inculcated during their training to develop harmony and peace, relieve stress and alleviate depression amongst students. तो ये जो एक पॉइंट है जिसमें इन्होंने इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ हेल्थ केयर इसके बारे में बात की है। तो ये क्या चाहते हैं उसके थ्रू ये पूरा डिटेल नहीं है, पर इन्होंने इसमें कुछ इंडियन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने की बात की है। डी में ये स्किल ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं। ई में ये करिकुलम एक्सपेक्ट करता है कि एथिकल स्टैंडर्ड को हाईएस्ट बना के रखना है। एफ में ये बात कर रहे हैं कि पीरियोडिक एंड ट्रांसपेरेंट असेसमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन। ये एग्जाम्स की बात कर रहे हैं कि एग्जाम्स टाइमली हों और उनका ट्रांसपेरेंट असेसमेंट हो। जी में ये बात कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस इंस्पायर करना है ताकि वो इमरजेंसी और कैलेमिटीज़ को हैंडल कर सकें। पॉइंट नंबर 5 में अगेन वो बात करते हैं ऑब्जेक्टिव, एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट इंटरनल असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट। इसके बारे में बात कर रहे हैं और इन्होंने ये भी कहा है कि ये सब डॉक्यूमेंटेड हो ताकि जब भी कोई असेसमेंट हो कॉलेज का उस समय में ये सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपरली अवेलेबल होने चाहिए। पॉइंट नंबर 6 में ये बात कर रहे हैं कि स्ट्रैटेजी डेवलप करना है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। तो ये टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है। पॉइंट नंबर 7 में ये बात कर रहे हैं कि लर्निंग टू हैपन थ्रू स्मॉलर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट। तो ये एक बहुत ज़रूरी है कि प्रैक्टिकल तभी बच्चा सीख सकता है जब वो छोटे छोटे ग्रुप में होता है। पॉइंट नंबर 8 में ये बात कर रहे हैं कि ऑप्टिमल नंबर एंड अ वैरायटी ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट कोर्सेज। तो कुछ क्रेडिट कोर्सेज को ये कह रहे हैं कि चॉइस बेस्ड स्टूडेंट को देने के लिए ये बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा चैप्टर है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 3 है, जिसमें ये एडमिशन, काउंसलिंग और माइग्रेशन की बात है। इस चैप्टर में सबसे पहले तो एनएमसी कह रहा है कि एनएमसी नीट यूजी एग्ज़ाम को खुद कंडक्ट कर सकता है या किसी एजेंसी को वो डेजिग्नेट कर सकता है। तो ये अभी जो एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट कर रहा है
हो सकता है आने वाले समय में एनएमसी ये एग्ज़ाम खुद कंडक्ट करे। एनएमसी ये भी कह रहा है कि वो मल्टीपल एजेंसी को भी डेजिग्नेट कर सकता है, एक से ज़्यादा एजेंसी को, कि एक एजेंसी नीट यूजी कंडक्ट करे और एक दूसरी एजेंसी नीट पीजी कंडक्ट करे, ऐसा भी हो सकता है, या नीट यूजी को भी 2 डिफरेंट एजेंसी कंडक्ट करे। इसके बाद पॉइंट नंबर 10 में ये बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज, मैनर और मॉडलिटी ऑफ एग्ज़ाम वो भी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एग्जामिनेशन बोर्ड जो है वो डिसाइड करेगा लैंग्वेज, मैनर एंड मॉडलिटी। लेकिन जो भी चेंजेस ये प्रपोज करेगा उसके लिए एक रीजनेबल लीड टाइम स्टूडेंट को दिया जाएगा अगर कोई भी पॉलिसी में चेंज होता है तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए इन्होंने यही बात की है कि एक मिनिमम एलिजिबल स्कोर स्टूडेंट को स्कोर करना होगा, तभी उन्हें ये पढ़ने की अनुमति होगी। अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड UGMEB वो अनाउंस करेगा एलिजिबल स्टूडेंट्स के बारे में। टाई मार्क्स के ब्रेकअप के लिए जो इन्होंने कहा है कि सबसे पहले बायोलॉजी को प्रीफर किया जाएगा, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। इसके बावजूद भी अगर टाई रह जाता है तो टाई ब्रेकर के लिए ड्रॉ ऑफ लॉट्स कंप्यूटर के द्वारा निकाला जाएगा विदाउट किसी ह्यूमन इंटरवेंशन के। अब इन्होंने सब्जेक्ट्स की बात की है पॉइंट नंबर 13 में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनका कहना है कि स्टूडेंट वही एलिजिबल है नीट यूजी लिखने के लिए जिसके सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश हों। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश ये मैंडेटरी है और इसके अलावा आप बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी रख सकते हैं। तो कई ऐसे स्टेट्स जहां इंग्लिश के बिना ही बच्चा क्लास 12 पास करता है, उन स्टेट्स में इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम आएगा। पॉइंट नंबर 14 कहता है कि देयर विल बी कॉमन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू ग्रेजुएट कोर्सेज इन मेडिसिन फॉर ऑल मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया बेस्ड ऑन द मेरिट लिस्ट ऑफ नीट यूजी। इसके बाद पॉइंट नंबर 15 में फिर ये कह रहे हैं कि सीट मैट्रिक्स जो है वो नेशनल मेडिकल कमीशन पब्लिश करेगा और उसी के बेसिस पे ये कॉमन काउंसलिंग होगी जो मल्टीपल राउंड की होगी। कॉमन काउंसलिंग करेगा कौन? पॉइंट नंबर 16 में इन्होंने कहा है कि जो कॉमन काउंसलिंग का कंडक्ट होगा तो वो कॉमन काउंसलिंग का कंडक्ट के लिए जो गाइडलाइन है वो पब्लिश किया जाएगा। और कौन करेगा ये कॉमन काउंसलिंग? ये पॉइंट नंबर 17 में ये कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और इट्स डेजिग्नेटेड अथॉरिटी shall be counseling agency for all India quota seats of the contributing state and the counseling for all admission to graduate courses in India in all medical educational institution in the state or union territory shall be concerned state government or the administrator or the administration of the union territory or their respective designated authority as the case may be। तो इनका ये कहना है कि ये ऑल इंडिया की काउंसलिंग के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा डेजिग्नेटेड अथॉरिटी वो करेगी जैसे आज एमसीसी करता है, और स्टेट की काउंसलिंग के लिए स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी वो डिसाइड करेगा कि कौन करेगा उनके कोटा की काउंसलिंग। पॉइंट नंबर 18 कहता है सोल अपॉर्चुनिटी टू द एलिजिबल स्टूडेंट। इस पॉइंट में ये कह रहे हैं कि द एलिजिबल कैंडिडेट शैल एक्सरसाइज ओनली द फर्स्ट चांस as a right in selecting his or preferred institution for pursuing graduate medical education। ये इन्होंने बहुत क्लियरली नहीं कहा है इसके बारे में कि फर्स्ट चांस एज ए राइट इन सेलेक्टिंग। ठीक बात है, स्टूडेंट के पास फर्स्ट चांस है कि एज ए राइट इन सेलेक्टिंग हिज और प्रिफर्ड इंस्टीट्यूशन, पर इसका डिटेल इन्होंने यहाँ पर ज़्यादा नहीं बताया है। पॉइंट नंबर 19 एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, जिसमें इन्होंने साफ मेंशन किया है, जो आज भी रूल है लेकिन बहुत सारे लोग इसको नहीं समझते हैं। नो मेडिकल इंस्टीट्यूट शैल एडमिट एनी कैंडिडेट टू द ग्रेजुएट कोर्स इन कंट्रावेंशन ऑफ दीज रेगुलेशन। और इन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई डायरेक्टली प्रोवाइडेड द मेडिकल इंस्टीट्यूशन ग्रांटिंग एडमिशन टू एनी स्टूडेंट इन कंट्रावेंशन ऑफ दीज रेगुलेशन शैल बी लायबल टू बी फाइंड फॉर ₹50 lakh per seat for the first time, and for the second time of non-compliance ₹1 crore per seat, and for any subsequent non-compliance or continued contravention of the medical institution
shall be barred from granting admission to any student from the next academic year. तो इन्होंने क्लियरली मना किया है किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट को किसी भी तरीके से रूल के बियॉन्ड किसी भी तरह के एडमिशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होने से। इसमें एक लाइन उन्होंने ये भी ऐड किया है कि स्टूडेंट शैल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द मेडिकल कॉलेज एंड डबल द नंबर ऑफ सीट शैल बी रिड्यूस्ड फॉर 1 or more years। तो बहुत हैवी पेनल्टी होगी अगर कोई भी मेडिकल इंस्टीट्यूट इस तरह के काम में इन्वॉल्व होता है। तो ये एक बहुत स्ट्रिक्ट मेजर इन्होंने लिया है। नंबर 19, ये पॉइंट नंबर 20 होगा पर इन्होंने 19 ही लिखा है कि द रेस्पेक्टिव डेजिग्नेटेड ऑथोरिटीज हु हैव कंडक्टेड द कॉमन काउंसलिंग शैल सबमिट द फाइनल लिस्ट ऑफ स्टूडेंट इन द प्रेस्क्राइब्ड प्रोफॉर्मा to the undergraduate medical education board within 1 week of the completion of the common counseling, which in turn shall publish that list in the NMC website। तो ये अभी भी रूल था कि जब काउंसलिंग खत्म होती थी हर एक कॉलेज को वो लिस्ट भेजना होता था MCC को, और लेकिन ये इन्होंने एक नई चीज कहा है कि उन्होंने वो NMC के वेबसाइट पे सारी लिस्ट को पब्लिश करेंगे। अब एक और पॉइंट इन्होंने रेज किया है कि provided only those medical institution that were permitted to admit the student prior to the date of notification of common counseling are allowed to admit the student, and the medical institution getting requisite permission later to the date of notification of common counseling shall participate in the next academic years common counseling to admit students। अब इस पॉइंट में ये कह रहे हैं कि जिस दिन कॉमन काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा उसके बाद जिस भी कॉलेज को परमिशन मिलता है वो नेक्स्ट ईयर के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, वो इस साल की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ये सेम रूल अप्लाई होगा अगर किसी इंस्टीट्यूशन में नंबर ऑफ सीट्स बढ़े हैं उसके लिए भी। तो अगर किसी कॉलेज को नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीमेंट का परमिशन आता है तो वो भी अगले साल की काउंसलिंग में वो उस सीटों के लिए काउंसलिंग होगी, न कि सेम ईयर में अगर पब्लिकेशन के बाद ये चीज़ें आती है तो। इसके बाद उन्होंने पॉइंट नंबर 20 में स्टूडेंट माइग्रेशन की बात की है कि माइग्रेशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वन मेडिकल कॉलेज टू अनदर मेडिकल कॉलेज shall be granted as per the guideline of UGMEB only in exceptional cases to the most deserving among the applicants for good and sufficient reason and not on routine grounds। Migration shall be from a government medical college to government medical college and from a non-government medical college to a non-government medical college only। No mutual exchange shall be permitted। मतलब एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से दूसरे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही बच्चा ट्रांसफर होगा, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से प्राइवेट में नहीं होगा। और ये भी सिर्फ और सिर्फ डिजर्विंग स्टूडेंट को एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में किया जाएगा, अदरवाइज माइग्रेशन अलाउड नहीं होगा। इसके अलावा चैप्टर नंबर 4 जो मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर मेडिकल एजुकेशन है, इसके बारे में कि क्या गाइडलाइन फॉलो करना है ये कॉलेजेस के लिए है, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। चैप्टर नंबर 5 कॉम्पिटेंसी बेस्ड डायनेमिक करिकुलम एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी करिकुलम है मेडिकल का वो कंसर्न यूनिवर्सिटी वो पब्लिश करेंगे, डेवलप करेंगे। द अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड शैल पब्लिश द मॉडल करिकुलम एंड द आउटकम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द सेम फ्रॉम टाइम टू टाइम on the NMC website, which shall form the base for the development of a detailed medical curriculum by the concerned university along with the appropriate methodology to impart meaningful education। इसके बाद इन्होंने बात किया है ट्रेनिंग पीरियड एंड मैक्सिमम ड्यूरेशन की। इन्होंने कहा है कि पॉइंट नंबर 24 में कि एवरी स्टूडेंट एडमिटेड इन अकॉर्डेंस विद दीज रेगुलेशन शैल अंडरगो ट्रेनिंग as per the guideline published by the undergraduate medical education board and displayed on the NMC website from time to time, provided under no circumstances the student shall be allowed more than 4 attempts for first year and no student shall be allowed to continue undergraduate medical course after 9 years from the date of admission into the course। ये एक बड़ा important point है कि बच्चा जो है वो किसी भी कीमत पे
पहले साल में 4 बार से ज़्यादा फेल नहीं हो सकता और टोटल ड्यूरेशन 9 ईयर से ज़्यादा नहीं हो सकता। फिर पॉइंट नंबर 25 में ये बात कर रहे हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट स्कोर, जो मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट स्कोर को प्रमोट करना है। तो वो चॉइस बेस्ड क्रेडिट स्कोर क्या है? There shall be a variety of choice-based credit courses of duration limited to maximum of 1 week offered by the medical institution in addition to the NMC curriculum and the curriculum prescribed by their respective university to the graduating student without hampering the medical graduate curriculum. अब पॉइंट नंबर 26 पे आते हैं, ये है इंटर्नशिप। The student admitted into a graduate medical program shall not be deemed to have completed his graduation until he completes his rotating medical internship as per compulsory rotating medical internship regulation 2021। तो हर बच्चे को इंटर्नशिप करना है, ये इसके बारे में पॉइंट नंबर 26 बात करता है। अब चैप्टर 5 के अंदर में जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, इसके अंदर में एक पॉइंट नंबर 27 में जो इन्होंने बात की है कि इन्होंने एम्फेसिस ये होगा कि बच्चों के स्किल को इन्हांस करना है और उनको टीम लीडर बनाना है एट प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे। चैप्टर 6 स्टूडेंट वेलफेयर की बात करता है और ये एंटी रैगिंग की बात करता है। स्टूडेंट वेलफेयर इज सेंट्रल टू गुड लर्निंग एटमॉस्फेयर, और ये बात कर रहे हैं कि देयर शैल बी इलेक्टेड स्टूडेंट एसोसिएशन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टूडेंट इन डिसीजन मेकिंग बाय द मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन अफेक्टिंग स्टूडेंट वेलफेयर। तो ये था टोटल पूरा ड्राफ्ट जो मैंने आपको डिटेल में समझाया। तो होपफुली आपको ये ड्राफ्ट समझ में आया। थैंक यू। आज के इस वीडियो में हमने एनएमसी के नए रेगुलेशन ड्राफ्ट के बारे में चर्चा की। अगर आप इस ड्राफ्ट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो एनएमसी के साइट पे या डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप ड्राफ्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ड्राफ्ट के बारे में कोई और भी क्वेरी है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।